स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। जी हां दोस्तों, अगर आप डे बाई डे हमारी सिलेक्शन सीरीज को ज्वाइन कर रहे होंगे और लगभग हमारी यह आज 24वीं क्लास होने जा रही है और अभी तक अगर आपने क्लासों को पूरा किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जो भी आप लगा रहे हैं उसमें आपका स्कोर सुधरने वाला है। यानी कि जो भी आपका स्कोर पहले आ रहा था और पहले की अपेक्षा आज आपके स्कोर में काफी सुधार हुआ होगा और क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन को करने की सारी टेक्निकों में भी आपके काफी कुछ सुधार देखने को आपको मिला होगा। और आगे अभी और भी सुधार हमें करने हैं ताकि हमें वहां पर जो एग्जाम होना है उसमें 20 में से 20 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके आए, यानी कि पूरे 40 में से 40 नंबर आपको लेने हैं। अगर आपको पेपर क्लियर करना ही है और साथ में अच्छे मार्क्स के साथ करना है तो आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी में स्कोर करना ही होगा। यहाँ से आप जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे आगे आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, तो अभी तक हमने सरलीकरण के क्वेश्चन ऐड नहीं किए थे लेकिन अब हमने उन्हें भी ऐड कर लिया है, जो कि बहुत आसान से क्वेश्चन थे लेकिन कई बच्चों को डाउट था इसमें भी। चलिए, तो आपको मालूम ही होगा कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आपको भी बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड मास का नियम यानी कि बी से ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ओ मतलब ऑफ यानी कि का सॉल्व करते हैं, फिर डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग करते हैं, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी जोड़ना और घटाना, ठीक है ना। तो ये साधारण सी बात है। तो सबसे पहले ब्रैकेट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ये अपना सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसको हम मंझला ब्रैकेट बोलते हैं ना, और ये होता है अपना सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो इनका जो क्रम होता है सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होगा। इसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट पे आते हैं, इसके बाद सबसे बड़े वाले पे, ठीक है। अगर किसी संख्या में ये बार लगा होता है, वेनाकुलम बार होता है इस तरीके से, तो ये सबसे पहले सॉल्व होता है। ऐसे इस तरीके से अगर लगा है तो ये भी एक ब्रैकेट का ही पार्ट होता है, कह सकते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट फिर यही है, वेनाकुलम बार, ठीक है। फिलहाल है नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं कि भाई हमें करना कैसे है। चलिए, तो हम आते हैं यहाँ इस ब्रैकेट पे, देखो इस पे, इसमें भी आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा ब्रैकेट, और सबसे छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा है, 18 ऋण 14। तो 18 और 14 में से, मतलब 18 में से 14 गया, क्या बच गया 4। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा वाला। तो ये भी है, आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ आना है, बड़े ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट से ये मंझला वाला, उसमें भी ये छोटा वाला। तो हाँ, ये हमने इसे सॉल्व कर लिया है। 18 में से 14 गया 4, इसके नीचे लिखा है 4, बटे में लिखा है मतलब भाग में लिखा है, तो 4 से 4 में भाग करोगे तो इतने का आंसर, यानी इतने का आंसर हो गया हमारा कितना, 1 हो गया। अब गुणा 2 भागे 8 लिखा है, और अब हम आ गए हैं मंझले वाले ब्रैकेट पे, यानी अभी हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, आगे और पीछे क्या है क्वेश्चन उसे नहीं देखना है। तो बताइए, पहले गुणा सॉल्व करोगे कि भाग? आप कहेंगे सर पहले अब भाग होगा क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, ब्रैकेट के अंदर फिर से बोर्ड मास चालू हो जाता है, तो पहले गुणा होता है कि भाग? आप कहेंगे नहीं सर, पहले भाग होता है। 2 चौके 8, 2 से 4 बार भाग गया, 4 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। तो आपने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, यहाँ तक। अब बाहर क्या बचा है, बाहर बचा है गुणा, और अंदर ये देखो, ये अपने आप में एक छोटा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। 19 दिया कितना हो गया, 57, और बस 57 गुणा आपको 4 करना है। 50 चौके होता है 200 और 7 चौके 28, यानी आंसर हो जाएगा 228। यूनिट डिजिट से भी बता सकते थे, 7 चौके 28 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, बोर्ड मास का नियम था। अगर आपको आता है तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप का हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, आपके जीडी में पूछा था, आज फिर से सीख लेते हैं। क्या पूछा है, मध्यानुपात। क्या पूछा है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात जब भी पूछता है तो मैंने आपको सिखा दिया है कि आपको बी को लिखना है 2 बार,
कैसे, मतलब b को 2 बार लिखना है, a अनुपात b समानुपात, क्या पूछा है, मध्यानुपात, कितने टर्म दिए हैं 2, तो b को 2 बार लिखते हैं, ठीक है ना, b अनुपात c। अब हमसे मध्यानुपात पूछा, यानी हमसे b की वैल्यू पूछी है, तो b की वैल्यू की जगह सिर्फ b ही लिखना है, बाकी आपको जमा लेना है, यानी कि यहाँ लिखना है आपको 12 धन 6 अंडर रूट 2, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखोगे आप b, ठीक, और समानुपात b की वैल्यू b ही लिखने दो, और c की वैल्यू आपको दी है 8 ऋण 4 अंडर रूट 2, ठीक है। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, क्या तरीका था, तरीका ये था कि बाहर का बाहर वाले से गुणा, यानी a का a से गुणा और b का b से गुणा, और इन दोनों का गुणा। अब b और b का गुणा कराओगे तो देखो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, हो जाएगा ना, और सामने क्या आएगा, सामने आ जाएगा अपना ये 12 धन 6 अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट, यानी कि गुणा कराना है हमें इनका, तो आपको पहले इनका ब्रैकेट बनाना होगा, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा अपना 8 ऋण 4 अंडर रूट 2। इस तरीके से आपको पहले लिखना है, यानी कि इन दोनों का होगा गुणा और सामने आएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब आप ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, आपको मालूम ही होगा, स्क्वायर जब यहाँ से आप हटाओगे तो सामने क्या आ जाता है, सामने आ जाता है अंडर रूट। तो इस सभी पे, मतलब यहाँ से लेकर वहां तक क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब बस आपको सिर्फ गुणा कराना है, बाकी चीजें कैंसिल हो जाती है अंदर। 12 अट्ठे होता है 96, धन धन नहीं आएगा, ये धन का है ये ऋण का है, पहले सिर्फ आपको 12 का गुणा इस ब्रैकेट में कराना है, 12 अट्ठे 96, तो धन का है ये ऋण का है, तो धन ऋण का ऋण, 12 चौके हो गया 48 अंडर रूट 2 हो गया। अब 12 का तो गुणा हो गया इस ब्रैकेट में, अब आपको कराना है धन 6 अंडर रूट 2 का गुणा इस ब्रैकेट में, तो धन का है ये भी धन का है, तो यहाँ धन ही आएगा, 6 8 48, 6 8 48 अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब धन और ऋण का ऋण हो गया, 6 चौके हो गया देखो 24 हो गया ना, 6 चौके 24, अंडर रूट 2 मैंने उस दिन भी बताया था, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा कराओगे तो 2 ही आता है। कैसे आता है, अंडर रूट 2 तो हो गया 2 दूनी 4 अंडर रूट 4। अब 4 किसका वर्ग है, 4 तो 2 का वर्ग है, इसलिए 2 आता है। तो हम इसे शॉर्ट में याद ही रख लेते हैं कि समान करने वाली संख्याओं का जब गुणा होता है तो वही की वही संख्या लिखते हैं। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 तो बोल देना है 3, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 4 तो बोल देना है सिर्फ 4। तो ठीक वैसे ही अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो देखो शुरू से समझो, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 और अंडर रूट 2 कितना हो गया, गुणे 2, तो 24 दूनी टोटल कितना हो जाएगा 48। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिख लेना है 48। बात को समझे क्या, 6 चौको 24 और ये वाला 2 अंडर रूट 2 24 दूनी 48, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब होगा क्या, आपको दिख रहा है ये ऋण का है ये धन का है, ये आपस में घट जाएंगे, क्या कट जाएंगे, मतलब 48 में से 48 या कुछ नहीं, एक धन का है ऋण का है, कभी नहीं जुड़ सकते, इसलिए ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आया बदले में, बदले में 0 आया, ठीक है ना। और यहाँ पे लगा क्या है, अंडर रूट, इस बात को आपको भूलना नहीं है। 96 में से 48 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 48। देखो है क्या, नहीं है भाई, ये तो अंडर रूट में ही आंसर आ रहा है। तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 16 गुणा 3, 16 3 48। आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें से कोई एक ना एक पूर्ण वर्ग हो। तो 16 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 4 का, तो यहाँ आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो इसका वर्गमूल लिख दो, इसका होता ही नहीं है इसलिए लिख देना है अंडर रूट 3। यही आपको आंसर दिख रहा है, कहाँ है भाई, 4 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आता है और अपन क्वेश्चन में कर आते हैं तो अपनी लाइफ का सवाल है, अपना सपना पूरा होगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है इनकी कार्य क्षमता। कौन है भाई, ए है, बी है और सी है। कितना, 12 20 और अपना 15 दिन। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है, एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब हुआ क्या है, उसने कहा है कि ये लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले दिन काम करने आ रहा है सी, फिर आ रहा है बी दूसरे दिन, और तीसरे दिन आ रहा है ए।
तो पहले दिन जब सी काम करने आएगा तो वो 4 यूनिट काम करेगा, बी आएगा तो 3 यूनिट करेगा और ए आएगा तो 5 यूनिट। लेकिन आ रहे हैं ये लोग अलग अलग, यानी बारी बारी से, पहले दिन सी, फिर बी, फिर ए। तो काम कितना कराना है? काम तो भाई 60 है, 60 यूनिट काम कराना है। तो एक एक दिन आएंगे तो ऐसे तो अगर हम गिनने के लिए बैठ जाएंगे वहां पे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एक तरकीब होती है कि अगर ये तीनों साथ में काम करने आते तो 5 3 8 और 4 12, यानी कि 12 यूनिट काम होता कितने दिन में? 3 दिन में। तो हमने कहा एक बार 12 से हमें भाग करा देना है, 12 से जाएगा 12 एकम 12 पंचे 60। क्या शेष कुछ बचा है? नहीं बचा है। अगर बचता है तो हम लिखते हैं। तो काम हो जाता 5 दिन में अगर तीनों साथ में आते। 5 दिन सी करता है काम, 5 दिन बी करेगा और 5 दिन ए करेगा, साथ में आए तो तीनों 5 ही दिन आएंगे। लेकिन वो लोग साथ में थोड़ी आए हैं, वो लोग तो अलग अलग आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट मतलब कि 12 यूनिट काम कितने दिन में हुआ था? 3 दिन में। इसलिए आपको इसका 3 गुना करा देना है। 5 तिया 15, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब साथ में आते तो 5 दिन में काम होता, लेकिन साथ में थोड़ी आए हैं, वो तो अलग अलग आए हैं। तो 5 ही दिन सी आया है, 5 ही दिन बी आया है और 5 ही दिन ए आया है, अलग अलग कर दो तो 5 तिया 15 दिन लगेंगे बारी बारी से आने में। तो आंसर हो जाएगा 15 दिन। ठीक है ना? चलिए एक और सरलीकरण का क्वेश्चन है, देखो आया है आपके एग्जाम में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है भाई? सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? तो हमने सीखा ना अभी बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी कौन सा? सबसे छोटा वाला। सर ये भी है तो कर लो ना। यहाँ मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस बड़े वाले पोर्शन को छोटा कर लो। ठीक, तो 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। लो भाई यहाँ का हो गया। अब 16/1 का मतलब 16 ही है, गुणा 16। ठीक, मतलब 1 से भाग कराओगे क्या आएगा? 16 ही आएगा। फिर 5 से ये देखो कट रहा है, 5 तिया 15, तो यहाँ आ जाएगा 3 और बीच में है धन। 16 एकम 16। अब देखो यहाँ आ गया, इस ब्रैकेट पे आ गए ना मंझले वाले पे। तो बताओ पहले जोड़ना करना है कि गुणा? तो पहले गुणा होता है बोर्ड मास में, है ना? तो 16 एकम 16, 16 और 3 कितना हो गया? देखो 19 हो गया। यहाँ आ गया, इतना हो गया आपका। अब बाहर क्या है? बाहर क्या है? 4 तिया 12, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 3। तो 19 तिया कितना हो गया? देखो 57 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, है ना? किसी भी स्थिति में ना तो आपको इसे गलत करना है, ना ही मतलब इसे छोड़ना है, और जैसे सॉल्व करना भी है तो टाइम बचा के सॉल्व करना है। ठीक है ना? पहले से आपको इसकी प्लानिंग करके जाना है यहाँ से कि कौन से क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में आप कितना टाइम वहां पे खर्च करेंगे। सिर्फ बनने से मतलब वहां पे क्वेश्चन बनने से आपका काम नहीं बन जाएगा। आपको क्वेश्चन बनाना भी है, सही भी बनाना है और एक टाइमिंग के साथ बनाना है। ठीक है ना? चलिए 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। मतलब जैसे अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं तो उस पंक्ति में केवल और केवल किसका हो? अमरूद का हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें पेड़ लगाए जा सके, है ना? मतलब कि अमरूद की कितने हैं? अमरूद के हो गए अपने 33 पेड़, ठीक है ना? और इसके केले के हो गए हैं 55। फिर और ये माल्टा है, माल्टा, इसके हो गए हैं 88 पेड़। अब हमसे पूछ रहा है कि पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार का पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। मतलब कि पेड़ों की संख्या, यहाँ पेड़ों की संख्या क्या हो? समान। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें पेड़ लगाए जाए? मतलब कि आपको हर एक पेड़ की कैटेगरी से समान पेड़ों की संख्या निकालनी है। मतलब जितने आप यहां से निकालो अमरूद से, उतने ही आपको केले से, उतने ही आपको निकालना है माल्टे से, और हर कैटेगरी में उसी टाइप के आपको पेड़ लगाने हैं। लेकिन जैसे अगर आपने 3 अमरूद के पेड़ लिए हैं तो 3 ही आपको केले के लेना है और 3 ही लेना है आपको माल्टा के। तो क्या है? एचसीएफ का क्वेश्चन है भाई। आप 33, 55 और 88 का क्या ले लो? एलसीएम। एचसीएफ का क्वेश्चन है, आप इनका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ यानी कि मासा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे वो इनका मासा होती। तो क्या है इनका मासा? इनका मासा हो जाएगा देखो 11। 11 ही वह संख्या है जो 33 को भी विभाजित कर देगी, 55 को भी और 88 को भी।
तो आपने ले लिया ना, मतलब आपको हर कैटेगरी से कितने पेड़ लेने हैं? 11। तो 11 पेड़ ले लिए। तो उसने पूछा है आपसे कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें पेड़ लगाए जाए। अब अगर आप यहाँ 11 पेड़ की पंक्ति बनाएंगे तो कितनी पंक्ति बनेंगी? 11 तिया 33। यहाँ अगर आप 11 पेड़ों की पंक्तियां बनाएंगे तो कितनी पंक्ति बनेंगी? 11 पंचे 55। और ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर हम 11 पेड़ों की पंक्तियां बनाएंगे तो 88 पेड़ों के साथ हमारे पास कितनी पंक्तियां बन जाएंगी? 11 अट्ठे 88। और बस इनको आपको जोड़ देना है, 8 5 13, 13 और 3 हो गया 16। 16 पंक्तियां हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बात को समझो, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो, है ना, पेड़ों की संख्या समान हो। इस तरीके से आप निकालो, हर पेड़ की कैटेगरी से समान संख्या निकालो, तो इनका एचसीएफ ही होगा। वो क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ है 11। तो 11 की अगर हम पंक्ति बनाएंगे तो 33 पेड़ों के साथ में कितनी पंक्तियां बनेंगी? 3। 11 की अगर मतलब 55 है टोटल पेड़, तो 11 की पंक्ति कितनी बनेंगी? 5। 11 की 88 पेड़ों के साथ 8। सभी पंक्तियों को जोड़ के बताना है कि कुल कितनी है, कितने मतलब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। न्यूनतम संख्या है 16। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए, यदि x का 2% 240 है तो x का मान बताइए। ठीक है ना? तो उसने पूछा, देखो 2% की वैल्यू दी है। संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100। 2% की वैल्यू है, 2% की वैल्यू है 240। ये 2 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है x का मान। ये क्या है? ये तो अपने आप में 100 ही होगा ना, बस 100 की वैल्यू बतानी है। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शून्य का शून्य। तो 12 गुणा 100, 120 गुणा 100 करेंगे, 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। देखो 2% की वैल्यू है 240। तो परसेंटेज में कभी भी टोटल पूछे तो हर संख्या अपने आप का कितना होती है? 100% होती है। तो हमेशा कुल पूछा है तो 100% की आपसे वैल्यू पूछी। ठीक है ना? चलिए, 600 के एक बिल पर 25% की एकल छूट तथा 10 और 15 की 2 क्रमागत छूटों के बीच का अंतर क्या है? कई बार पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक छूट है आपकी कितनी? 25। ठीक है, 25% एकल छूट, या तो आप 25% का डिस्काउंट ले लो या 2 क्रमागत तरीके से ले लो। कितना? 10 और 15। 10% और 15%, 2 छूटे ले लो, वो भी क्रमागत। दोनों छूटों का अंतर पूछा है, कई बार पूछ लेता है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है? 25। अगर इन दोनों को जोड़ के भी इतना ही आता है जितना एकल छूट दी है, तो अंतर निकालना बिल्कुल सेकंडों का काम है। कैसे? ये देखो, एक छूट क्या थी? 25। दूसरी क्रमागत छूटों का अंतर चाहिए है। तो देखो क्रमागत छूट क्या है? 10 और 15। इन दोनों को जोड़ के देखो आप, 10 और 15 कितना है? 25 ही हो रहा है ना। तो बस देखते ही अंतर बता पाओगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा। 15 धाम कितना हो गया? 150 और बटे 100 कर दो, बटे 100 कर दो। प्रतिशत में सीधा आ जाएगा आपका अंतर। बात आई क्या समझ में? कब आता है अंतर? भाई यहाँ आपको मतलब पूरा नहीं निकालना है कि भाई आप पूरा पहले निकाल रहे हैं कि कल छूट इसकी क्या है, इसकी क्या है, फिर 25 में से घटा के बता रहे हैं, ऐसा नहीं। ये थी 25, अब दूसरी क्रमागत छूट है 10 और 15। इन दोनों को जोड़ो, कितना आया? 25 ही आया ना। तो देखते ही अंतर बता पाओगे इसका और इसका। दोनों का करा दो गुणा और बटे कर दो 100। शून्य से शून्य गया, 10 से भाग करोगे तो 1.5% का अंतर आएगा। लेकिन आपसे तो पूछा है कि इसमें वैल्यू में, यानी कि 600 का 1.5% चाहिए है। अरे तो भाई 600 का 1% होगा 6। किसी भी संख्या का 1% चाहिए है, पीछे से 2 शून्य हटा दो। अब 1% 6 है तो आधा और चाहिए, आधा परसेंट होगा 3। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। कहाँ है भाई हमारा आंसर? वैसे तो हमसे पूछा था देखो का अंतर है, तो शायद प्रतिशत में ही पूछा है। तो प्रतिशत अगर पूछा है तो 1.5 ही है इसका आंसर। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत है 1.5। लेकिन अगर वैल्यू में पूछता है कि कितने रुपए का अंतर है, तो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर है 9 रुपए का। कहीं ऐसा तो नहीं मतलब इसमें ये मिसप्रिंट हो गया हो और यहाँ पे 9 हो। तो अगर देखो प्रतिशत में पूछे, आप ऑप्शन से क्या लेना है, प्रतिशत में पूछे कि कितने प्रतिशत का अंतर है, तो आंसर हो जाएगा 1.5%।
लेकिन अगर रुपए में पूछे कि कितने रुपए का अंतर आ जाएगा तो मैंने ये भी बता दिया है 9 रुपए का अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप 25% की छूट लेते हैं और 2 क्रमागत छूट लेते हैं तो 9 रुपए का अंतर होगा, ठीक है ना। चलिए, आपके जीडी का क्वेश्चन है, लिखने में हो जाता है कई बार जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, भले क्वेश्चन आसान हो या कैसा भी हो, लेकिन आने वाला है, इसलिए मैं आपको बार बार ये बीच में लाता रहूंगा जो भी क्वेश्चन आपके आने लायक है, ठीक है ना, ताकि आप भूलें ना। तो बताओ, औसत चाल पूछा है, अपने घर से किस चाल से जाता है, 24 की चाल से, और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा अपना 72, 24 या 72, 36 दूनी 72, यानी कि ये होती है दूरी। क्या होती है ये दूरी, और दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि जब वो गया है तब भी वह 72 गया है, और जाने में लगा 24 की चाल से गया, 72 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे लगे। 36 की चाल से फिर से 72 किलोमीटर ही आया है, तब कितने घंटे लगे, 2। तो देखो टोटल दूरी उसने कितनी कवर की, 72 गया है 72 आया है, तो टोटल हो गई 72 72 144। अब 144 गया है कितने घंटे में, 3 घंटे में गया था, 2 में आ गया है, टोटल समय लगा है 5। 5 घंटे में 144 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, एक की वैल्यू ही होती है औसत, औसत मतलब हर एक की वैल्यू। तो 5 घंटे में 144 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना, 5 से भाग करा दो, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, बच गया यहाँ पे 4, हो गया 44, 5 अट्ठे 40, रखा दशमलव, फिर 40, फिर 5 अट्ठे 40, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी, ठीक है ना। चलिए, एक कक्षा के 57 छात्रों की औसत आयु 53 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी, औसत आयु 53 नहीं 13 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। यानी कि औसत कितना चल रहा है, औसत चल रहा है 13। कितने लोग हैं, 57। अब शिक्षक की आयु मतलब शिक्षक को शामिल करते हैं तो लोग हो जाएंगे 58, और औसत मतलब हर एक में कितनी वृद्धि आई है, 13 से कितना हो गया है औसत, 14, यानी कितना बढ़ गया है, 1। औसत मतलब होता है हर एक, औसत मतलब होता है हर एक में 1 की वृद्धि हुई है, लोग हो गए हैं 58, तो 58 एक 58 की वृद्धि हो जाएगी। टोटल हो गया अपना 71, 8 3 11, 1 5 और 1 6 और 1 7, तो टीचर्स की जो आयु है वो है 78 वर्ष, ठीक है ना। यही आपसे पूछा है और पूछता ही है एग्जाम में, फेवरेट क्वेश्चन है। बिना पेन चलाए वहां पे आप इसका आंसर देना, तो आपको टाइम बचेगा वहां पे, ठीक है ना। जो फिक्स है कि आता ही है वो आपको स्पीड के साथ करना है वहां पे और सही करना है। चलिए, एक धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 3 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है। उसने बताया है कि टोटल 3 घंटे लगते हैं, 20 किलोमीटर जाना है धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ, और 14 किलोमीटर जाना है धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अब अगर आपको नाव धारा थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको ये तो मालूम होगा कि जब आप धारा के साथ जाते हैं यानी कि वो होती है आपकी डाउन स्ट्रीम, यानी कि डीएस जो होता है, डीएस की चाल से जाते हैं। कैसे, इसमें आपकी शांत जल की नाव की चाल होती है प्लस होती है धारा की चाल। जैसे मान के चलो आपकी शांत जल में नाव की चाल 8 है और धारा की चाल है 4, तो टोटल कितना, किस चाल से जाओगे आप, धारा के साथ जाओगे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब धारा के अनुकूल चलोगे। यानी कि एक तो नाव की चाल हो गई, दूसरी पीछे से धारा उसको देती है सपोर्ट, तो स्पीड इस तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन जब आप धारा के प्रतिकूल चलते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं, अप स्ट्रीम चलते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, अगर आपकी चाल 8 है यानी नाव की चाल, शांत जल में नाव की अपनी भी तो कोई चाल होती होगी, तो अगर नाव की चाल 8 है और विपरीत चलेगा तो धारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि पीछे ढकेलेगी, थोड़ी सी आपकी स्पीड कम करेगी और इतनी कम करेगी जितनी धारा की चाल है, तो चाल बचेगी 8 में से 4 गया 4। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम धारा के साथ जाते हैं तो धारा चाल में जुड़ जाती है यानी स्पीड बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। और जब आप धारा के विपरीत जाते हैं तो बल्कि जो नाव की चाल होती है उससे धारा की चाल घट जाती है, उतने हम पीछे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले मालूम होना चाहिए।
अब इसके बाद ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका कैसे बताते हैं देखो। चलिए, उसने बताया है कि हम मतलब धारा के साथ वो गया है, धारा के साथ गया है, कितना गया है 20 किलोमीटर। अब हमें शांत जल में नाव की चाल मालूम ही नहीं है, हम किस में से 4 जोड़ लें और किस में 4 घटा दें, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो हमने कहा कि हो सकता है नाव की चाल कितनी है, एस है। अब जब हम धारा के साथ जाएंगे तो हमने चाल को जोड़ा होगा, यानी कि ये धारा की चाल जुड़ी होगी। प्लस जब 14 किलोमीटर धारा के विपरीत गए होंगे तब हमने चाल में से शांत जल में नाव की चाल जो भी रही होगी, अब हमें तो नहीं मालूम क्या है, उसमें से हमने 4 घटाया होगा, और इन दोनों के द्वारा निकला हुआ जो भी समय होगा वह है 3 घंटे। देखो ये है कंडीशन। इसे अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा, समीकरण वगैरह बन जाएंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, एक धन में आएगा एक ऋण में, और ये एग्जाम टाइम में करना पॉसिबल नहीं होता। यानी एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप हिट एंड ट्राई मेथड का इस्तेमाल करें, ऑप्शन के साथ जाएं, ठीक है ना। ये जैसे ऑप्शन एग्जाम में आए थे मैंने बिल्कुल वैसे लिखे हैं, इनके क्रम में भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एग्जाम में टाइम कितना लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो। यानी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी एग्जाम में टाइम के साथ बनाया जा सकता है विद प्रैक्टिस। देखो, तो ये आपको मालूम होना था कि जब हम धारा के साथ यानी कि डीएस डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम जाते हैं तो शांत जल में नाव की चाल जो भी होती है, मैंने मान लिया शांत जल यानी स्थिर जल, जैसे तालाब में नाव चलती है तो अपनी स्पीड से चलती होगी, वही होती है शांत जल में नाव की चाल। उससे अगर चलते हैं तो जब आप धारा के साथ जाते हो तो शांत जल में नाव की चाल मैंने लिख लिया कि एस है, इस एस में मैंने धारा को जोड़ा होगा क्योंकि धारा का मुझे सपोर्ट मिला होगा। और जब मैं विपरीत आया था 14 किलोमीटर तो मुझे धारा का सपोर्ट नहीं मिला था, जैसे शांत जल में नाव की चाल मेरी 10 थी तो चाल ने मेरी मतलब धारा ने मेरी चाल को कम किया होगा, और 10 में से 4 गया तब मैं जाऊंगा यहाँ पे 6 पे। लेकिन दिक्कत तो ये है कि हमें शांत जल में नाव की चाल ही नहीं मालूम है, तो क्या करें। अब हमें मालूम करना है कि इन्हीं में से कोई एक है एस की वैल्यू, शांत जल में नाव की चाल, और हमें जल्दी जल्दी से रख के देखना है। जैसे अगर हम 20 किलोमीटर जाना चाहते हैं, कितना जाना चाहते हैं 20 किलोमीटर, देखना आप, तो 20 किलोमीटर अगर हम जाते हैं किस चाल से, अगर मैं मानता हूं कि एस की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहाँ 12 और 4 कितना आता 16 आता ना, और तो फिर उसके बाद 14 किलोमीटर जाना है, और यहाँ मैं अगर 12 लिखता हूँ, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ देखो 8 आएगा, काटा पीटी करके देखो आप, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ 5/4, यहाँ 7/4। भिन्न जुड़ती कब है, जब उनके हर समान हो, तो देखो यहाँ पे हर समान है, 7 और 5 हो गया देखो 12, 4 और 4 एलसीएम मतलब समान ही है इसलिए ना एलसीएम लेना पड़ा, 4 से जाएगा अपना ये 3 बार, 4 तिया 12। क्या यहाँ पे आपके हिसाब से भी 3 आ गया, और हमें भी 3 ही चाहिए था, मतलब यही हमारा आंसर है, कंडीशन मैच हो गई, दूसरे ऑप्शन तक नहीं जाना पड़ा। आपके जीडी का क्वेश्चन है, देखो पहले ही ऑप्शन में मतलब आंसर दे रखा है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मालूम करना था। 12 रख के देखते, 12 4 16 हो गया, 12 में से 4 गया 8, इनके द्वारा लिया गया जो समय है दोनों के द्वारा वही 3 घंटे है। जिस कंडीशन में 3 आ जाता है वही हमारा आंसर है, तो पहले ही आंसर मतलब पहली कंडीशन में आ गया। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। तो भिन्न जुड़ती कब है, जब इनके हर समान हो, 7 5 12, नीचे 4 का 4, 4 तिया 12, देखो 3 आ गया ना, यही 3 मैच कराना था, जिसके साथ मैच होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 12, ठीक है ना। सीख के जाना है, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा इस टाइप का, तो धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इसके पीछे, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो अप्लाई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए, काफी अच्छा फेमस क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का एक और कराया था आपको, अगर आपने क्लास देखी होगी तो याद ही होगा। एक जिले की जनसंख्या 36,000 मतलब 3,60,000 है, जिसमें से 2,25,000 पुरुष हैं, 35% जनसंख्या साक्षर है, यदि 17% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है पिछले वर्ष, और इसकी 2 कैटेगरी है। एक बार तो क्या होता है
सभी जगह जैसे यहाँ 35 है तो यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, तो आंसर भी 35 हो जाता है। आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, 65% जनसंख्या साक्षर है, 65% पुरुष साक्षर है, तो महिला कितनी साक्षर है, आपको बोल देना है 65, देखते ही बता देना है, यहाँ वैल्यू देखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर प्रतिशत अलग अलग है तो थोड़ी सी आपको मेहनत कर लेनी है एक लाइन की। वो कैसे, देखो इनको आपको काट लेना है। अगर ये कटते हैं, कुल जनसंख्या कितनी है, देखो कौन कौन है भाई, पुरुष है और महिला भी होंगी, फिर तो जब तो हमसे पूछा है महिलाएं कितनी साक्षर है ना, तब जाके बनी होगी टोटल जनसंख्या, बोलो बनी होगी। अब पुरुष कितने हैं, 2,25,000, बाकी इसमें से क्या है, कुछ बाकी क्या है, ये जनसंख्या आपको दी है 3,60,000। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू से क्या लेना, अगर ये कटते हैं तो काट लेना है, कि अनुपात बना लो, 3 शून्य से, देखो 3 शून्य गया, 9 से जाएगा अपना, 9 दूनी 18, बच गया 4, 9 5 45, 9 चौके हो गया 36, 9 चौके 36, शून्य का देखो शून्य हो गया, पचम 25 और 5 अट्ठे 40, ये है अपनी क्या जनसंख्या। यहां मैंने क्या लिखी थी, जनसंख्या, यानी कि कुल। समझ लो अच्छे से, दोबारा किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है ये, कुल। तो अगर कुल जनसंख्या कितनी है, 8, कुल जनसंख्या कितनी है, देखो 8, 5 पुरुष हैं तो बाकी की 3 क्या हुई, महिला, 3 क्या हुई, महिला। अब देखो ये हमें प्रतिशत दे रखा है कि टोटल कितना है, टोटल दे रखा है हमें 35%, यहाँ पे समझना बात को, टोटल 35%, और पुरुष कितने साक्षर हैं, 17। अब हमसे ये पूछा है तो भाई हमें टोटल तो 35 बनाना है, तो 35 कैसे बनेगा, यानी कि टोटल कितना बनाना है, 35। अब आपको डेविएशन लगा देना है, 35 से ये कितना कम है, आप कहेंगे 18 कम है, तो 5 लोगों से 18, हर एक पे 18% की कमी है, और ऐसे कितने लोग थे, 5, तो 18 पंचे 90 की कमी है। अब ये 90 की कमी की पूर्ति कौन करेगा, ये 3 महिलाएं, बात समझ रहे हैं ना, तब जाके तो ये 35 बनेगा, हमें तो वहां पे 35% पूरा करना है। तो 35 से ये कितना कम है, आप कहेंगे 18, कितने डाटा पर, 5 पर, 18 पंचे 90, और ये 90 की कमी कौन पूरी करेगा, इन 3 लोगों से, यानी अगर यहाँ 90 कम है तो ये 3 लोगों से हमें लेना है, 3 से 90, तो हर एक से कितना लेना है, 30 लेना है, हर एक से कितना लेना है, 30, यानी जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो कितनी है, 35 तो है ही, 35 तो उनको देना ही है, हर एक महिला को 30-30 एक्स्ट्रा देना है, यानी महिलाओं का प्रतिशत होने वाला है 65, महिलाओं का प्रतिशत होने वाला है 65, यानी जितने की यहाँ कमी है इसकी पूर्ति आपको इन लोगों से करा लेनी है। और यहाँ पे कितने, मतलब कितना था अनुपात, 3 था ना, तो 3 लोगों से 90 लेना है, तो हर एक से कितना लेना है, 30, तो 35 में ये जो वृद्धि आई है वो आपको जोड़ के बता देना है, तो सीधा प्रतिशत निकल के आ जाएगा किनका, महिलाओं का। ठीक है ना, एलिगेशन से भी हो सकता था और डेविएशन से भी हो गया है। चलिए 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनमें से 3 की आयु इस तरीके से है, तो भाई औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है हर एक, औसत का मतलब होता है हर एक लड़की की आयु 12 वर्ष है, और ऐसी 4 लड़कियां हैं तो 12 चौके 48 वर्ष हुआ ना, 4 लोगों की है, ये तो 4 लोगों की है, बाकी के 3 हैं, इनको 3 को निकाल दो, चौथी निकल के आ जाएगी, 12 और 13 हो गया अपना 25, 25 और 7 हो गया 32, इसमें से 32 निकाल दो, बच गया कितना, 16, ये किसी एक चौथी लड़की की है, क्योंकि 4 लड़कियों की कुल आयु में से हमने 3 लड़कियों की कुल आयु निकाल दी है, बचा क्या, 16, 16 हमारा आंसर था। तो कहाँ आया है, एमटीएस में आया है, तो जो एमटीएस के क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल के हैं, तो उन्हें मैं इसमें ऐड करते जा रहा हूँ। तो चलिए इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और मेहनत को बढ़िया जारी रखिए, आने वाले समय में जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।